हम आपके लिए लेकर आए हैं जी वर्ल्ड एक्सक्लूसिव कवरेज। आज हम आपको भारत चीन तनाव पर 3 बड़ी खबरें बताएंगे जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, तो ध्यान से समझिएगा। चीन के धोखेबाज चरित्र को अब भारत कैसे पहचान चुका है। एक तरफ राजनयिक और कोर कमांडर स्तर पर बातचीत लगातार हो रही है, भारत के साथ वो बातचीत कर रहा है। सैनिकों के पीछे हटने और तनाव कम करने की कोशिश भी लगातार हो रही है, लेकिन इसके साथ साथ चीन दबे पांव अपनी चाल भी चल रहा है। चीन के सैनिक अभी भी पैंगोंग झील के पास मौजूद हैं। ये बड़ी खबर हमने कल भी आपको बताई थी और आज फिंगर 5 को लेकर ये अपडेट है। वहीं आज अगली जो बड़ी खबर है वो ये कि आज दिल्ली में भारतीय वायुसेना के 7 कमांडर्स की बैठक शुरू होने जा रही है, जिसमें रफाल की तैनाती पर चर्चा हो सकती है। चीन को बड़ा संदेश देने वाली एक और जो नई खबर है वो ये है कि लद्दाख में अब भारतीय नौसेना के MiG-29 के लड़ाकू विमान भी भारत की सैन्य ताकत बढ़ाएंगे। नौसेना के कई MiG-29 के लड़ाकू विमानों को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में वायुसेना के सैन्य अड्डों पर तैनाती के लिए भेजा गया है। और बड़ी खबर इसी बीच है कि नॉर्दर्न सेक्टर में MiG-29 के लड़ाकू विमानों की तैनाती होगी। इस तरह की खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है। ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि भारत चीन सीमा विवाद को लेकर MiG-29 के विमानों की लड़ाकू विमानों की तैनाती, भारतीय वायुसेना के बेस पर MiG-29 के लड़ाकू विमान होंगे, इन्हें तैनात किया जाएगा। पूर्वी लद्दाख में MiG-29 के विमानों का इस्तेमाल किया जा सकता है, ये भी सूत्र बता रहे हैं। LAC पर नौसेना के P-8I सर्विलांस विमान पहले से तैनात है और ऐसे में ये एक बहुत बड़ी खबर है। कृष्ण मोहन मिश्रा मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कृष्ण मोहन मिश्रा, एक तरफ चीन की चालाकी सामने आई और उसके बाद ये फैसला MiG-29K की तैनाती का। ये दरअसल भारतीय सेनाओं का जो जॉइंटनेस है, यानी साथ में मिलकर काम करने का जो एक सिलसिला शुरू हुआ, जिसकी परिणति शायद कभी थिएटर कमांड्स में होगी, उसकी तरफ एक और कदम है। इस समय आप देखें कि चीन के खिलाफ भारतीय वायुसेना के जगुआर बॉम्बर्स अंडमान निकोबार में तैनात हैं भारतीय नौसेना के साथ, और भारतीय नौसेना के फाइटर MiG-29K एयरक्राफ्ट्स को लाया जा रहा है नॉर्दर्न सेक्टर में, यानी उत्तर भारत के एयरबेसेस में, जहां पर वो कार्रवाई करेंगे LAC के आसपास। ये जॉइंटनेस की तरफ एक बहुत अच्छा कदम है, जिसका अर्थ, जो कि CDS जनरल बिपिन रावत के दिमाग की उपज है, कि हर फोर्स का जो भी एसेट है, जो भी उसके पास चीज़ें हैं, उसका भरपूर इस्तेमाल हो, तीनों ही सेनाएं इस्तेमाल करें। भविष्य में भारतीय सेनाएं जो हैं वो एक थिएटर कमांड में आएंगी, यानी कि एक पेनिनसुलर कमांड हो सकती है जो कि दक्षिण भारत में हो, जिसकी हो सकता है कि नेवी अध्यक्षता करे, और भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना के सारे एसेट्स उसके अंदर आए। इसी तरह पश्चिम और उत्तर में शायद भारतीय सेना नेतृत्व करे, और लेकिन उसमें भारतीय वायुसेना और सेना दोनों के एसेट्स होंगे। इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जो बजट है उसका पूरी तौर पर इस्तेमाल हो जाता है, और सेनाओं के पास जो भी एसेट्स हैं उनका भरपूर इस्तेमाल होता है, वो खामखा में नहीं खड़े रहते हैं। जैसे कि इस समय MiG-29K जो कि INS हंसा गोवा के नेवल एयरबेस पर तैनात रहते हैं, उनको लाया जाएगा उत्तर भारत के एयरबेसेस में, वायुसेना के साथ मिलकर वो काम करेंगे। नया अनुभव भी होगा नौसेना के पायलटों के लिए, और जो भारतीय वायुसेना है उसकी भी थोड़ी सी ताकत बढ़ेगी। और सबसे बड़ी बात कि अलग अलग सेनाएं जो पहले अलग अलग कोटरी में काम करती थी, अलग अलग सेक्शंस में काम करती थी, वो साथ मिलकर काम करना शुरू करेंगी। ये एक बहुत अच्छा कदम होगा। जी कृष्ण मोहन मिश्रा, आप क्योंकि आपने जैसा बताया कि ये साथ मिलने कर काम करने की दिशा में कदम है, तो हम इस एक्सरसाइज को ऐसे भी समझे कि जब चीन के साथ हमारी तनातनी है, चीन अपनी चालाकी दिखा रहा है और इसके सबूत हर रोज निकल कर आ रहे हैं, ऐसे में नॉर्दर्न सेक्टर में, पूर्वी लद्दाख में MiG-29 की तैनाती, ये अपने आप में कितना बड़ा कदम होगा? देखिए, MiG-29 भारतीय वायुसेना के पास 3 स्क्वाड्रन है, 59 कुल MiG-29 एयरक्राफ्ट हैं, जिनका बेस आदमपुर है, लेकिन उनका फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस लेह है, यानी लेह में भी वो लगातार काम करने की प्रैक्टिस करते हैं। और आप ये लगातार पिछले 2 महीने से देख रही हैं, हर साल इस मौसम में, सर्दियों में, MiG-29 जो आदमपुर बेस के हैं वो लेह से ऑपरेट करते हैं, लेह से काम करते हैं। उनके साथ अब ताकत मिल जाएगी नौसेना के MiG-29 एयरक्राफ्ट की। नौसेना के पास भी 45 के करीब MiG-29 है, जिनमें थोड़ा सा ही फर्क होता है नौसेना और वायुसेना के एयरक्राफ्ट में, और वो अब साथ मिलकर काम करेंगे। तो एक तरह से ऑगमेंटेशन होता है, एक तरह से बढ़ती है ताकत भारतीय वायुसेना की, लेकिन
इसकी स्ट्रेटेजिक जो लंबी दूरी का जो इसका फायदा है वो ये है कि सेनाएं एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना शुरू करेंगी और भविष्य में भारत थिएटर कमांड की तरफ जाएगा, जो कि दुनिया की सारी बड़ी शक्तियां थिएटर कमांड्स में है। चीन भी थिएटर कमांड में। ठीक है, आप बने रहिए कृष्ण मोहन मिश्रा, में आगे आपसे और जानकारी लूंगी, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर यह है कि पैंगोंग झील के पास चीन अभी भी पीछे नहीं हटा है। हम क्यों बार बार आपसे कह रहे हैं, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव कवरेज में चीन की चालाकी आपके सामने है। फिंगर 4 और 5 पर पीएलए के सैनिक अभी भी मौजूद हैं, सूत्र ये बता रहे हैं, और सहमति के बावजूद चीन के सैनिकों ने पूरी तरह से पीछे हटने का फैसला अभी नहीं किया है। दिल्ली में आज से भारतीय वायुसेना कमांडर्स की बैठक है। ये दूसरी जो बड़ी खबर है, इस पर भी आगे अपडेट आपको हम देंगे। एलएसी पर रफाल विमानों की तैनाती पर इसमें चर्चा हो सकती है, और इस जो कोर कमांडर स्तर की बातचीत चीन के साथ चल रही है, इस पर भी चर्चा होगी, इसलिए ये बैठक भी बहुत महत्वपूर्ण है। दो मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मेरे साथ हैं मेजर जनरल रिटायर एके सिवाच, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ गए हैं, और मेजर जनरल रिटायर्ड जेकेएस परिहार भी डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ हैं। एके सिवाच, सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग, आप दोनों का बहुत स्वागत है। लेकिन एके सिवाच सर, एक तरफ बातचीत की टेबल पे चीन कुछ और है, लेकिन फिंगर 4 और फिंगर 5 पर उसके सैनिकों की मौजूदगी कुछ और बता रही है, कैसे समझें इसको? देखो, इसमें कोई दो राय नहीं। चीन का मतलब हमको समझना पड़ेगा कि चीन इतनी जल्दी फिंगर 5 से लेके 8 तक जाने वाला नहीं है, क्योंकि उसने इसको डिले करेगा। मैंने पहले भी बताया है कि इसका एक जो स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है, जो हाइट्स हैं, ये पेंगोंग के ऊपर जो हाइट्स हैं, इनका महत्व है, बिकॉज ये एक चशूर और डेमचोक का जो प्लेन एरिया है उसको कवर करता है। तो जो मैकेनाइज्ड वारफेयर अगर होता है, तो अगर हाइट्स आपने ऑक्यूपाई कर रखी है तो आपको फायदा है। और दूसरी बात क्या है, आपका जो लुकुंग है, जिससे आपका लॉन्च पैड है आपका पेंगोंग में, उसको भी ये डोमिनेट करता है। तो कहीं ना कहीं ये डिले करेगा। और एक बहुत और बड़ी महत्व बात है, जो अक्साई चीन जिसको वो सोच के डरा हुआ है कि भारत कुछ कर सकता है, जो साउथ में अगर उसकी अप्रोच देखी जाए तो वो भी यहाँ से जाती है। मगर मुझे लगता है ये एक प्रकार से इसका रूस है कि ये करेगा कि ज्यादातर आपको फोकस यहाँ करेगा, पर इसका असली मतलब डेप्सैंग में है, क्योंकि डेप्सैंग में जो है प्लेन में, वो दौलत बेग ओल्डी है, उसको वो देखना चाहता है। ये दरबुक शोक और दौलत बेग ओल्डी वाली जो सड़क है, उससे उसको बहुत ज्यादा नुकसान होने का अंदेशा लग रहा है चीन को। उसको लग रहा है कि ये सब सेक्टर नॉर्थ है, जिसको दौलत बेग ओल्डी, जहाँ पर आपका एयरफील्ड है, जो कि 8 किलोमीटर साउथ में है काराकोरम पास से, उससे उसको गेटवे टू अक्साई चीन माना जाता है। अगर हम वहां स्ट्रांग हो जाते हैं तो आने वाले समय में चीन को ऐसा महसूस होता है कि भारत अक्साई चीन की तरफ जा सकता है, काराकोरम हाईवे को डोमिनेट कर सकता है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को भी कर सकता है, और कहीं ना कहीं गिलगित बाल्टिस्तान भी जा सकता है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है कि ये आने वाले समय में डेप्सैंग की तरफ बहुत ज्यादा करेगा, मगर अभी ये फोकस डालेगा फिंगर 5 से फिंगर 8। जेकेएस परिहार सर, अभी जिस बात का जिक्र एके सिवाच कर रहे हैं कि हम ये कैसे सुनिश्चित करें, अगर इसको सरल भाषा में हम समझने की कोशिश करें कि बातचीत की टेबल पर चीन ये कहता है कि हम आपसी सहमति से इस विवाद को सुलझाना चाहते हैं, लेकिन जो सैटेलाइट की तस्वीरें आती हैं उसमें हम उसका कैंप देखते हैं, और कैसे उसने बड़ी संख्या में एक पूरे एरिया पर कब्जा कर अपने जो ट्रूप्स हैं उन्हें तैनात किया हुआ है, तो फिर इसका हल कैसे होगा? 1959 से लेके आज तक चीन यही करता आ रहा है, और हमारी हर सरकार यही भूल करती आ रही है। मैं 2 महीने से मैं बता रहा हूँ कि पेंगांग लेक से चाइना का हटना और देप्सोंग में और गलवान वैली में वो बहुत ही मुश्किल काम है। वो एलएसी चेंज करने के पूरे मूड में है और टाइम गेन कर रहे हैं, अपनी पोजीशन वो कंसोलिडेट कर रहे हैं। कंसोलिडेट वो अक्साई चीन में कर रहे हैं, उसके अलावा अक्साई चीन से लगे हुए जो उनका तिब्बत के इलाका है, वहाँ पर वो अपना सप्लाई लाइन वगैरह काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, ताकि अगर उनको वार में जाना पड़े तो उनको सप्लाई लाइन ब्रेक ना हो, जैसे कि 1962 में हो गई थी कि मोबिलाइजेशन उनका फास्ट हुआ था और उनकी सप्लाई लाइन टूट गई थी। तो ये तो पूरा उनका स्ट्रेटेजी पूरी क्लियर है। और 1959-60 में उन्होंने फिंगर 8 को जो है एलएसी माना था, दावा किया था। आज वो फिंगर 8 की जगह फिंगर 4 की बात करते हैं। जैसा जनरल शिवाज साहब ने बोला है, मैं भी इसको दोहराना चाहूँगा और दोहराता रहा हूँ कि देप्सोंग का इलाका प्लेटू है, और वो जो है दौलत बेग ओल्डी के बेस को और स्ट्रॉन्ग करता है। तो अगर वहाँ पर ये चाइनीज घुसते हैं तो उससे डीबीओ को भी प्रॉब्लम होती है। जो सियाचिन का जो सफेला पास वाला जो रास्ता जो उधर से निकलता है, उसको भी ये डोमिनेट करते हैं।
तो ये काराकोरम पास और सियाचिन ग्लेशियर और गिलगित बाल्टिस्तान तीनों को तो सर, जो परिस्थितियां हैं जो आप समझा रहे हैं, परिस्थितियां तो फिर वैसी ही हैं, क्योंकि जिन जिन एरियाज की हम बात कर रहे हैं, जिन पर हमें ऐतराज है, भारत को जिन एरियाज पर ऐतराज था, फिर चाहे वो रोड के जरिए हो, पानी के जरिए हो, तो वो तो परिस्थिति जस की तस बनी हुई है। इसको आगे मैं समझूंगी, लेकिन कृष्ण मोहन मिश्रा, जो बड़ी खबर हम आज एक और जिस बड़ी खबर का जिक्र कर रहे थे, जो वायुसेना कमांडर्स की दिल्ली में बैठक शुरू होने वाली है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगी, इसके बारे में क्या अपडेट? देखिए, निश्चित तौर पर ये हालांकि ये बैठक रेगुलर है, लेकिन आज के हालात सामान्य नहीं है और ऐसी स्थिति में वायुसेना कमांडर्स की बैठक होगी तो बहुत सारी चीज़ों पर चर्चा की जाएगी। वायुसेना के सामने इस समय बहुत बड़ा काम है। एक तो काम उन्होंने पिछले 2 महीनों से ये उठा रखा है कि सारे के सारे भारी इक्विपमेंट और भारतीय सैनिकों की बड़ी तादाद उन्होंने लेह पहुंचाई, जहां से उनको फॉरवर्ड मोर्चे पर पहुंचाया गया। ये वायुसेना का बहुत बड़ा काम था। उसी की वजह से भारतीय सैनिकों की तैनाती LAC में बहुत कम वक्त में हो चुकी, जिसने चीन को भौचक्का कर दिया। T-90 टैंक्स की पूरी रेजिमेंट्स पहुंचाई गई, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री की BMPs वहां पर पहुंचाई गई और बहुत बड़ी तादाद में सेना के लिए वहां पर साजो सामान मुहैया कराया गया। ये भारतीय वायुसेना का बहुत बड़ा काम है जो आगे भी जारी रहेगा। इस पर निश्चित तौर पर एक लंबी चर्चा की जाएगी, लेकिन अभी के जो पसमंजर, अभी जो LAC पर तनाव है, उसमें भारतीय वायुसेना की आक्रामक जो गतिविधियां हैं उन पर भी बहुत ज़्यादा जोर रहेगा। जाहिर है कि जब सारे टॉप कमांडर्स 3 दिन बैठेंगे भारतीय वायुसेना के, तो हर मुद्दे पर चर्चा होगी। उसमें से एक मुद्दा रफाल का भी होगा, क्योंकि रफाल अभी जुलाई के आखिरी हफ्ते में आ जाएगा और 29 को उसको एक सादे समारोह में अंबाला एयरबेस में शामिल किया जाएगा। उसकी क्या ड्यूटीज़ रहेंगी, क्योंकि वायुसेना के सूत्रों ने बताया है कि वायुसेना की पहली प्राथमिकता ये है कि रफाल को आते ही तुरंत ऑपरेशनल किया जाए, यानी जल्दी से जल्दी रफाल को ड्यूटी पर लगाया जाए, जिससे कि वो एक जो बैलेंस ऑफ पावर है। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कृष्ण मोहन मिश्रा, आप अभी जब जिक्र कर रहे थे MiG-29 का, जब ये इसके तैनाती की जो खबर आई है और उसके बाद आपने कहा कि इसे तुरंत ऑपरेट किया जाए, ऑपरेटिंग पोजीशन में हो, तो फिर ये बहुत महत्वपूर्ण होगा ना कि रफाल की डिलीवरी के बाद उसे कैसे तैनात किया जाएगा, कहाँ किया जाएगा। और इसी में जो दिल्ली में आज मीटिंग हो रही है, उसमें इस पर भी चर्चा होगी। इसलिए ये बहुत बड़ी खबर है, जिस पर आगे अपडेट आपको हम देंगे। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.